ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को आगे कंटिन्यू करता है। तो देखिए, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी 3 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अगर आपने लेक्चर्स देखने तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की नीड है देन आप अगेन वहां जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए, आज हम पर्टिकुलरली आगे बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 पे हमने डिस्कशन लेना है। और आज के इस फोर्थ लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो अगेन आपका है स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए, हमारा मेन टॉपिक था स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट मैंने आपको क्या बोला था, एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। आपसे में भी बोल दिया जाए कि लैंथेनाइड्स के लिए स्पेक्ट्रा बताओ, या फिर एक्टिनाइड्स के लिए स्पेक्ट्रा बताओ, या फिर लैंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए और एक्टिनाइड्स आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए। तो मैंने आपको लास्ट की ये जो 4 लेक्चर्स हम अभी पूरे करने वाले हैं, इन 4 लेक्चर पे हमने ये चारों चीजें कवर कर लिए कि लैंथेनाइड के लिए स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इसे हमने 2 लेक्चर पे कवर किया। और सेम चीज हमने एक्टिनाइड्स के लिए देखी कि एक्टिनाइड्स का स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। यानी कि लास्ट के थर्ड लेक्चर पे मैंने आपको एक्टिनाइड्स पे डिस्कशन कराया था। हमने वहां देखा था कि हम कैसे किसी एक्टिनाइड का स्पेक्ट्रा बना सकते हैं और कैसा एक्टिनाइड्स का स्पेक्ट्रा रहता है, और इसके स्पेक्ट्रा को हमने कंपेयर करते हुए देखा था लैंथेनाइड्स के साथ। तो स्पेक्ट्रा का पोर्शन कवर हुआ। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। यानी कि आज के इस लेक्चर पे हमने ये देखना है कि एक्टिनाइड्स आयन जो आपके रहते हैं, जो आपके 5f एलिमेंट्स रहते हैं, इन 5f एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगेन हम लैंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ लास्टली कंपेयर करते हुए देखेंगे, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हूँ लेक्चर को। तो देखो, मैं एक और चीज यहाँ पहले ही आपको बता दूं, सारी चीजें आपकी कॉपी पेस्ट है। मतलब आपने जो लैंथेनाइड्स पे लिखना है वो ही थ्योरी आपने एक्टिनाइड्स पे लिखना है, पर छोटा छोटा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है। ओके, तो देखिएगा, होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहे आप लैंथेनाइड्स की बताइए चाहे आप एक्टिनाइड्स की बताइए, आपको स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन पे आप क्या बात करेंगे, तो ये बोल रहा है एज वी नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ आयन और एन एटम आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये बोल रहा है कि जैसे हमें पहले से नोन है कि अगर हमको कोई आयन दे दिया जाए या फिर कोई हमको एटम दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, तो हमको ये चीज पहले से नोन है कि किसी भी आयन की या फिर किसी भी एटम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। यानी कि उसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से होती है। तो हमको पता है जनरली हम लोग 2 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम डायामैग्नेटिक कहेंगे, ऐसे आयंस को हम डायामैग्नेटिक कहेंगे, ऐसे एटम्स को हम डायामैग्नेटिक कहेंगे जिनमें जो आपके ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए कि आप अपने आयन को, अपने एटम को डायामैग्नेटिक कहेंगे। तो ये बोल रहा है अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है मेटल आयन के, अगर वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है देन उस केस में आप बोलेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम इसे उल्टा बोला है कि अगर आपके जो ऑर्बिटल में, जो मेटल आयन का ऑर्बिटल है उसमें अगर जो आपकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, देन उससे आप क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज को आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, देन आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डायामैग्नेटिक। अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है और उसमें आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन उस केस में जो आपकी स्पीसीज बनेगी वो बन जाएगी पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज आपने इंट्रोडक्शन पे पुट करना है। ओके, देन उसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करेंगे थ्योरी पे। तो सुनिएगा, काफी आसान सी थ्योरी और आपको ये सुनी सुनी लगेगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं। तो ये थ्योरी पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड आयन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो, अगर ये बोल रहा है, अगर आप पर्टिकुलरली, अभी तो हमने किसके बारे में बात की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन लिया। अब हम पर्टिकुलरली एक्टिनाइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है अगर आप एक्टिनाइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड आयन जो है आपके, वो किस टाइप के नेचर के है, पैरामैग्नेटिक नेचर के, यानी कि उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं
हैं कि जो आपका एक्टिनाइड आयन है इसे आप क्या बोलते हो 5f एलिमेंट, यानी कि 5f सीरीज के आपके एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड। तो अगर आप उनको आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं, आयनिक फॉर्म भी पर्टिकुलरली हम क्या लेते हैं ट्राई पॉजिटिव यानी कि +3 एंड टेट्रा पॉजिटिव यानी कि +4। तो अगर आपके पास कोई एक्टिनाइड आयन है तो ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड आपके क्या है पैरामैग्नेटिक नेचर के, मतलब इस f ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या होंगे अनपेयर्ड होंगे, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड आयन आपके क्या है पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव एक्टिनाइड आयन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ 5f इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज बोल रहा है जो अभी मैंने आपको रिपीट की। ये बोल रहा है अगर आपका एक्टिनाइड आयन पैरामैग्नेटिक शो बिहेवियर शो कर रहा है, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से आपको अपने एक्टिनाइड आयन जो कि पर्टिकुलरली ट्राई पॉजिटिव और टेट्रा पॉजिटिव एक्टिनाइड आयन है उनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक नेचर का आपको देखने को मिलता है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है सुनेगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है जनरली द इलेक्ट्रॉन हैविंग अ प्रॉपर्टी टू जनरेट अ टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए ये चीज मैं आपको कहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेंथेनॉइड के केस पे। तो देखो सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं, कुछ कुछ चीजों को आपने रिप्लेस कर देना है, लेंथेनाइड की प्लेस में एक्टिनाइड पुट कर देना है, 4f के बदले 5f पुट कर देना है, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं। ओके, तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी तक तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से है। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे है उसका रीजन आपको बताया गया है। ये बोल रहा है जनरली आपके जो इलेक्ट्रॉन की थ्रू जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होती है इसका रीजन ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होते हैं दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट देखे जाते हैं। इन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुए, तो देखिए कितना आसान है। तो हमको ये चीज पहले से नोन है। देखो अगर मैं आपको के सामने एक एटम की बात करूं तो आप एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके एटम का न्यूक्लियस हो सकता है और एटम के चारों ओर ये क्या हो सकते हैं ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो सपोज करो ये आपका कोई एक्टिनॉइड का एटम है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये आपके ऑर्बिटल है और इनमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ऑर्बिटल्स में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होता क्या है आपके एक इलेक्ट्रॉन के पास ना दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। दो टाइप के बिहेवियर किसके होते हैं, रोटेशन के, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से रोटेट कर सकता है और आपको ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें पता है, हम हर लेक्चर पे डिस्कस करते हैं कौन से दो रोटेशन कर सकते हैं। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन में रोटेट कर सकता है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन रोटेशन भी प्रेजेंट होता है। स्पिन रोटेशन मतलब देखिए आपका जो एटम होता है वो एक सोलर सिस्टम के सिमिलर होता है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एज अ सन की तरह है, साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एज अ किसकी तरह अर्थ की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कैसे, देखो आपको पता है आपका सन तो अपनी प्लेस पे है, लेकिन अर्थ क्या करती है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, साथ ही साथ क्या है सन की चारों ओर भी रोटेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन का भी सेम बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इसे बोला जाता है स्पिन रोटेशन। तो आपके इलेक्ट्रॉन ने एक स्पिन रोटेशन दिया, साथ ही साथ वो क्या करेगी सन के यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगी। तो ये जो एरिया जहां पे वो रिवॉल्व कर रही है उसे आप बोलते हैं ऑर्बिट। तो हम बोल सकते हैं या सॉरी उसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल। तो हम बोल सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया स्पिन रोटेशन के साथ साथ क्या किया ऑर्बिटल रोटेशन भी किया। तो आपके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ये दो टाइप के रोटेशन देखे जाते हैं, स्पिन रोटेशन एंड ऑर्बिटल रोटेशन। इतना आया। अब देखिए स्पिन रोटेशन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है जिसे आप बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलरली ऑर्बिटल रोटेशन की वजह से एक मोमेंट जनरेट होता है जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट की ही ऊपर बात की गई है। ये बोल रहा है आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप इलेक्ट्रॉन चाहे फर्स्ट ग्रुप से लो सेकंड से लो कहीं कोई भी ब्लॉक से ले लो या कोई भी आयन का आप इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है उसका तो हर जगह सेम ही बिहेवियर रहेगा। ये बोल रहा है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं जो कि दोनों मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब इन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या वैल्यू है इसके बेसिस पर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो देखो मैंने आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों बता दिया। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आप जिस इतना बोल सकते हैं कि आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है किसी भी आयन की किसी भी एटम की, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसे है। बट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैसे करता है तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं और किसकी वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं हमने डिस्कस कर लिया और ये सारी चीजें
कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा बढ़िया से पढ़ते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है। आपने जस्ट बोला है दो टाइप की रोटेशन हुए, दो टाइप की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आया, तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया इसी की वजह से इस मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो लास्ट लेक्चर पे यानी कि लैंथेनाइट्स के केस में मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह सारी चीजें दिखाई थी कि कैसे आप मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी। तो यही चीज आपने यहाँ पर को पुट करनी है, कर लेंगे। एंड देखो इनके आगे मैंने वही लिखा है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जनरेट होता है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पिन। इतनी चीज क्लियर आई, बस इतनी चीज पहले आपने यहाँ पे थ्योरी पे पुट करनी है, ठीक है। नाउ अब आगे क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है बोथ द मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कॉज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑन अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंथेनाइड आयन बट नॉट इन एन एक्टिनाइड आयन। तो देखो अब यहाँ से आपका डिफरेंस शुरू हो गया। डिफरेंस क्या बोल रहा है, देखो ना ये क्या बोल रहा है, जैसे मैंने आपको लैंथेनाइड्स के केस में भी बताया था कि लैंथेनाइड को मैंने किसके साथ कंपेयर किया था, ट्रांजिशन आयंस के साथ कंपेयर किया था। तो होता ही है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन में ये दो टाइप के मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं तो ये दोनों मूवमेंट का ही क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। बट ये कंबाइंड इफेक्ट क्या है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप लैंथेनाइड आयन की बात करते हैं, लैंथेनाइड आयंस को लेते हैं, तो लैंथेनाइड आयन में ये चीज देखी जाती है कि लैंथेनाइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो ये दो टाइप का मूवमेंट शो कर रहा है, और ये दो टाइप के मूवमेंट का क्या है, कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर आप लैंथेनाइड को छोड़ के कोई दूसरे आयंस लेंगे, जैसे ट्रांजिशन आयंस ले लिया, ट्रांजिशन मेटल आयन ले लिया, या फिर पर्टिकुलरली हम एक्टिनाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अगर एक्टिनाइड आयन ही ले लेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्टिनाइड आयन पे इन दोनों मूवमेंट का क्या है, कंबाइंड इफेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक्टिनाइड आयन में क्या होता है, ये जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी रीजन से। वो रीजन क्या है मैं आपको नीचे बताऊंगी, बट अभी जस्ट इतनी बात सुनिएगा कि एक्टिनाइड्स के केस में क्या होता है, आपके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की कुछ वैल्यू रहेगी, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की कुछ वैल्यू रहेगी, आप इसे कंबाइन करेंगे इनके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू, वो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा। बट किसके केस में, लैंथेनाइड्स के केस में। लेकिन एक्टिनाइड्स के केस में क्या होता है, आपको उन दोनों की वैल्यू तो मिलती है, बट आप क्या करते हैं, इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से हम लोग क्या है, जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं तो हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ फोकस कहाँ करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक डिफरेंस अराइज हो जाता है लैंथेनाइड आयन एंड एक्टिनाइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। क्या डिफरेंस अराइज हुआ, ये बोला जब आप लैंथेनाइड आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं बाय देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो लैंथेनाइड आयन में आप दोनों टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट का कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, और मैंने इसकी फॉर्मूलेज वगैरह आपको सारी चीजें शो की है, ओके। लेकिन एक्टिनाइड्स पे आप ऐसा नहीं करते। एक्टिनाइड में क्या होता है, ये जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करती है। और सेम चीज आपके किसके केस में होता है, ट्रांजिशन मेटल आयंस के केस में भी यही चीज आपको देखने को मिलती है। इतनी चीज क्लियर आई। अब नाउ आगे क्या बोल रहा है, अब रीजन बता रहा है कि क्यों एक्टिनाइड आयन पे आप कंबाइंड इफेक्ट नहीं देखते, क्यों एक्टिनाइड आयन के लिए आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज करके रीजन क्या बताया गया है, तो ये बोल रहा है बिकॉज इन एक्टिनाइड्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांस्ड, क्वांस्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, because of the shielding of a 5f electron so that the observed magnetic moment is lesser than the calculated। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन ये बता रहा है कि ये बोल रहा है अगर आप एक्टिनाइड्स का केस देखेंगे तो एक्टिनाइड्स के केस में हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को क्वांस्ड कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कंसीडर कर लेते हैं। और क्यों करते हैं, इसका रीजन है शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी है, इस वजह से। इसका रीजन मैं प्रॉपर्ली नीचे बताऊंगी, अभी जस्ट बोल रहा है कि ये जो आपका डिस्ट्रॉय करने का रीजन आता है वो किसकी वजह से होता है, 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से होता है। जनरली हमको देखने को ये मिलता है कि जो आपकी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या आ जाती है, एक्टिनाइड्स के केस में लेसर देन कैलकुलेटेड आ जाती है, जिस वजह से हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या है, क्वांस्ड है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। अब इसका रीजन यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया गया है कि क्यों हम 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या है की शील्डिंग से कैसे आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू में अफेक्ट पड़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को आप क्वांस कंसीडर कर रहे हैं। तो रीजन यहाँ पर को पर्टिकुलरली ये बोला गया है
ये बोल रहे द lengthenides of a 4f electron are well shielded from the external crystal field ligand, whereas the 5f electron in an actinides are not completely shielded from the external ligand field. Due to the greater spatial extension, there is a 5f electron are more exposed to a crystal field. As a result, the orbital contribution to a magnetic moment is quenched in an actinide. तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर आप लेंथेनाइड्स में देखेंगे, लेंथेनाइड्स मतलब आपके क्या हुए 4f इलेक्ट्रॉन, लेंथेनाइड्स को आप क्या बोलते हैं 4f एलिमेंट सीरीज, और एक्टिनाइड्स को आप क्या बोलते हैं 5f एलिमेंट सीरीज। तो ये बोल रहा है अगर आप लेंथेनाइड्स देखेंगे तो लेंथेनाइड्स में आपके पास क्या होता है 4f ऑर्बिटल होता है। तो इन 4f इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जो आपकी इलेक्ट्रॉन है लेंथेनाइड्स में वो क्या होता है शील्डेड होते हैं। किसके थ्रू शील्डेड होते हैं? एक्सटर्नल क्रिस्टल फील्ड लिगेंड के थ्रू शील्डेड होते हैं। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे एक्टिनाइड से तो एक्टिनाइड के पास 5f ऑर्बिटल होता है, और इन 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या है बिल्कुल भी शील्ड नहीं होते, ये क्या है पूरी तरह से शील्ड नहीं होते हैं बाय द एक्सटर्नल फील्ड लिगेंड के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में क्या होता है एक अच्छी खासी ओवरलैपिंग होती है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है ग्रेटर स्पेशल एक्सटेंशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या है 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है क्रिस्टल फील्ड के साथ ज्यादा ही एक्सपोज हो जाते हैं, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग यहाँ पर देखी जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है टू अ मैग्नेटिक मूवमेंट उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं क्वांस्ट कंसीडर कर लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय कंसीडर कर लेते हैं फॉर ए एक्टिनॉइड सीरीज। तो रीजन जस्ट इतना है कि 5f ऑर्बिटल में 5f ऑर्बिटल सीरीज में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं एक अच्छी ओवरलैपिंग या फिर बोल सकते हो अच्छी बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ एक्सटर्नल लिगेंड फील्ड के साथ, क्योंकि ये जो 5f ऑर्बिटल है ये शील्ड नहीं होता है, ढका हुआ नहीं होता, ये क्या है शील्ड नहीं होने की वजह से एक्सटर्नल फील्ड लिगेंड के साथ क्या है अच्छा खासा एक्सपोज हो जाता है, अच्छी खासी ओवरलैपिंग कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमको ये कंसीडर करना पड़ता है कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वो क्या है क्वांस्ड है या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय है। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ देखें मैग्नेटिक मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग तो आप देख सकते हैं एक साइड हमने मैग्नेटिक मूवमेंट लिया है, एक साइड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ऊपर वाली जो आपकी सीरीज बन रही है जिसे क्या है ब्लैक लाइन से दिखाया गया है, ये देखिए ये जो आपकी सीरीज बन रही है ये किसके लिए लेंथेनॉइड्स के लिए, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट लिखे हुए हैं, और जो डॉटेड लाइन से आपको सीरीज दिखाई है ये आपकी एक्टिनॉइड्स की है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपके लेंथेनाइड्स के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किसके एक्टिनॉइड्स के कंपेयर में। तो ये ग्राफ कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाए, कुछ ही आयन आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा इन दो इस ग्राफ को थोड़ा माइंड पे डाल लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ वहां पे आप पुट कर सकते हैं, इसके थ्रू हमने साफ साफ देख लिया कि ये जो आपके लेंथेनाइड सीरीज है इनके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बनती है वो आपकी ग्रेटर बनती है किसके कंपेयर में एक्टिनॉइड्स के कंपेयर में। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक और ग्राफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में ये क्या बोल रहा है, तो देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ग्राफ वगैरह को तो आप डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जैसे हम लोग इतना समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पहले होती क्या है, देन हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ डिग्री टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये बोल रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी वो डिग्री है जो कि आपको ये बताती है कि अगर आपको आपके पास कोई मटेरियल है और उसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटाइज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डिग्री रहती है इसी को आप क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है, यानी कि मैग्नेटाइज की कितनी डिग्री है, कितना वो मैग्नेटाइज हुआ उसको आप क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है लेंथेनाइड आयन और एक्टिनाइड आयन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है if we compare the plot of a molar magnetic susceptibility of a tripositive lanthanides and the actinide ion against the number of 4f and 5f electron, it reveals that there are a remarkable similarities between the two plots। तो ये बोल रहा है हम लोग नीचे ग्राफ देखेंगे, ये जो प्लॉट देखेंगे हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम वर्टिकल साइड क्या ले रहे हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ले रहे हैं, और अपने क्या हॉरिजेंटल साइड क्या ले रहे हैं अपने आयंस ले रहे हैं, हमारे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आयन ले रहे हैं, और उनकी क्या ले रहे हैं उनमें देख रहे हैं कि उनका जो f ऑर्बिटल है 4f और जो 5f ऑर्बिटल है उनमें कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इनके करस्पॉन्डिंग हम हमारा ग्राफ बना रहे हैं, और हमको ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है द प्लॉट ऑफ लेंथेनाइड आयन हैविंग अ 2 hump while the actinide ion having a only 1 hump। इसका मतलब क्या है, hump मतलब क्या हुआ पीक्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये पूरा अगर आप लेंथेनाइड आयन के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
ससेप्टिबिलिटी है उसके लिए जो पीक्स देखेंगे तो आपको वहां पे 2 हम्प देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 पीक्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप एक्टिनाइड आयन के लिए देखेंगे तो वहां सिर्फ एक देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाली लाइंस है ये किसके लिए है, लेंथेनाइड्स के लिए है। और जो नीचे वाली देखो जो आपके व्हाइट सर्कल बनाया हुआ है, ये जो आपका खुला हुआ है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये किसके लिए है, आपके लेंथेनाइड्स के लिए है। और जो आपका ये फील्ड है ये किसके लिए है, आपका एक्टिनाइड्स के लिए। तो आप देख सकते हैं लेंथेनाइड्स के लिए 2 पीक आई हैं, 2 हम्प आए हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स के लिए सिर्फ 1 हम्प आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन बोथ द केसेस द फर्स्ट हम्प आर आइडेंटिकल इन प्लेसेस, the movement of a lanthanide ion agree closely to a theoretical prediction, but those of the transuranium ion are somewhat lower than the expected as shown in a figure। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है देखो अगर आप पर्टिकुलरली पहले lanthanide ion की बात करेंगे तो देखो पहले तो ये बोल रहा है कि आपको ये देखने को मिला कि इस प्लॉट है इसमें जो पहला वाला जो हम्प जा रहा है वो क्या है, आइडेंटिकल है। आप देख सकते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए पहला वाला जो हम्प है, पहली जो प्लेसेस है आयंस की वो आपकी बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी कि पहला जो पीक बन रहा है वो आपका क्या है, लेंथेनाइड एज वेल एज एक्टिनाइड्स के लिए सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, तो ये बोल रहा है लेंथेनाइड आयन की जो आपको किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू मिल रही है आपको वो क्या है, ये क्या है, थोड़ी सी क्लोजली लग रही है, किसके क्लोजली लग रही है, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन की क्लोजली लग रही है, यानी कि जो थ्योरेटिकली जो वैल्यू प्रिडिक्ट है उसी के सिमिलर आपको यहाँ पे जो प्लॉट में वैल्यूज मिल रही है वो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन के सिमिलर आपको लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्टिनॉइड के साथ कंपेयर करेंगे, और एक्टिनॉइड में भी पर्टिकुलरली ट्रांस यूरेनियम आयन की बात की है। ट्रांस यूरेनियम आयन क्या होता है, यूरेनियम के बाद के जो आपके आयन है उन्हें ट्रांस यूरेनियम आयन कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एटमिक नंबर 92 के बाद जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो आयंस आ रहे हैं उनको आप बोलेंगे ट्रांस यूरेनियम आयन। तो यहाँ पे जो हमने ये प्लॉट बनाया है ये ट्रांस यूरेनियम आयन के करस्पॉन्डिंग बना है, NPPU इनके करस्पॉन्डिंग बना हुआ है, यानी कि यूरेनियम के बाद के जो आपके आयन है। तो ये बोल रहा है अगर आप एक्टिनॉइड्स की सीरीज देखोगे या फिर ट्रांस यूरेनियम आयन की सीरीज देखोगे तो इनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आई है ये क्या है, एक्सपेक्टेड जो होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड होनी चाहिए उससे क्या है थोड़ी सी कम आपको देखने को मिल रही है इस ग्राफ के अंदर। समझ में आया, यानी कि देखो सिंपली इतना बोल रहा है कि लेंथेनाइड्स के लिए आपको 2 हम्प मिले, एक्टिनॉइड्स के लिए सिर्फ 1 हम्प मिला। और अगर आप लेंथेनाइड्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हुए कंपेयर करेंगे तो ये बोल रहा है जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन है उसी के सिमिलर आपको यहाँ पर वैल्यूज देखने को मिली ग्राफ में, किसके लिए, सिर्फ लेंथेनाइड्स के लिए। लेकिन एक्टिनाइड्स के केस में क्या हुआ, थ्योरेटिकल वैल्यू से लोअर वैल्यूज आपको इस ग्राफ में, इस प्लॉट में देखने को मिली। ओके, अब इसका रीजन क्या है, क्यों आपकी जो ट्रांस यूरेनियम आयन है इनके लिए वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड से कम आपको देखने को मिली। तो इसका रीजन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज द 5f इलेक्ट्रॉन ऑफ अ ट्रांस यूरेनियम आयन आर लेस इफेक्टिवली स्क्रीन फ्रॉम द क्रिस्टल फील्ड एंड देन आर द 5f इलेक्ट्रॉन ऑफ द लेंथेनॉइड आयन। तो ये बोला अगर आप 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ अ लेंथेनॉइड आयन, तो अगर आप लेंथेनॉइड आयन के 4f इलेक्ट्रॉन से अगर आप एक्टिनॉइड आयन या फिर ट्रांस यूरेनियम आयन के 5f इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 5f इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो क्या है, आपके थोड़े कम इफेक्टिवली स्क्रीन्ड है बाय अ क्रिस्टल फील्ड, किसके कंपेयर में, 4f इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, जिसकी वजह से क्या है इनमें आपको क्या है, ये क्या है थोड़े कम स्क्रीन है जिसकी वजह से इनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू आपको क्या है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनके मैग्नेटाइज होने की वैल्यू जो है वो आपको थोड़ी कम लगेगी कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहाँ पे आपको ये डिफरेंस अराइज होते हुए दिखा है। तो ये जैसा आपने ग्राफ बना देना है, इस पर आपने अपने लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की वैल्यू को पुट करना है, बस आपको ग्राफ जस्ट इतनी चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ग्राफ क्या बोल रहा है उसको हमने थ्योरी के थ्रू डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिस्कस कराने थे। तो देखिए होप आप जो लेक्चर्स हैं वो एक सीरीज से पढ़ रहे होंगे ताकि आपको चीजें क्लियर आए। तो देखो ये हमारा लेक्चर था आज का जिसमें हमने पहला टॉपिक अब फिनिश कर लिया विच इज स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।